उसकी कब्र वाला विवाद आरएसएस को भी नामंजूर है और अब तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। संकेत ऐसा कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई जाएगी, लेकिन औरंगजेब और उसकी कब्र का महिमा मंडन भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब आलमगीर फिल्म छावा से उठा औरंगजेब का मुद्दा आक्रांता के महिमा मंडन से होते हुए उसकी कब्र को हटाने की मांग तक पहुंचा और ऐसा समय भी आया कि सैकड़ों साल से अमन पसंद शहर नागपुर जल उठा। नागपुर में हिंसा की साजिश की जांच जारी है, लेकिन औरंगजेब की जिस कब्र को लेकर ये तूफान उठा था, उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 2 टूक संदेश आ गया है। औरंगजेब की कब्र वहीं रहनी चाहिए जहां पर वो है। उनकी वहां मृत्यु हुई, उनकी कब्र वहां बनी हुई है। जिसको श्रद्धा है वो जाता है। अब श्रद्धा किसको है किसको नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, और इसलिए जो है वो है। हमारे यहाँ की परंपरा में मृत्यु के बाद हम उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी यही संकेत दिए हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं जाएगा। बघा, आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे की ही जी काही कबर त्या ठिकाणी आहे ही ASI ची प्रोटेक्टेड कबर आहे। त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50, 60, 100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे। हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार नाही। इससे पहले भी आरएसएस की ओर से औरंगजेब के मुद्दे को तवज्जो न देने की बात कही गई थी। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. जाहिर है जो इशारा मिल रहा है उससे तो साफ है कि क्रूर मुगल बादशाह की कब्र फिलहाल वहीं रहने वाली है। हालांकि ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। भारत के खिलाफ बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास निवेश का न्योता देकर भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वही कॉरिडोर है जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। तो क्या चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत को घेरने की साजिश रच रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। We are the only guardian of the ocean. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. भारत के खिलाफ बांग्लादेश का षड्यंत्र। शी जिनपिंग के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस की नई चाल। चिकन नेक के नजदीक चीन को ऑफर। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जमीन तैयार कर दी है। बीते शुक्रवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान यूनुस ने चीन को भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक रणनीतिक नदी परियोजना में निवेश का न्योता दिया है। ये वही कॉरिडोर है जो भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility.
So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. लेकिन यूनुस यही नहीं रुके। उन्होंने चीन की सरकारी कंपनियों को तीस्ता नदी के प्रबंधन में भी शामिल करने का न्योता दिया। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। Well, you know, I think this is a very shocking statement by Chief Advisor Mohammad Yunus. He has absolutely no right to make a statement like that on access by Northeast India to the Bay of Bengal, and there are formal agreements on this. I must say that we must condemn this statement because मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में भरोसा दिया कि बांग्लादेश चीन के सरकारी कंपनियों को मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण और विस्तार में शामिल करेगा। इतना ही नहीं, चटगांव में औद्योगिक पार्क को बढ़ावा देने में भी चीन की पूरी मदद ली जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि 2017 में बांग्लादेश ने भारत को चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी ताकि पूर्वोत्तर तक व्यापार और परिवहन की सुविधा तय की जा सके। लेकिन अब यूनुस ने इस पूरे समीकरण को बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। यूनुस का मकसद चीन को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ का एक नया रास्ता देना है, जिससे भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। अगर वो सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मिलके चाइना के साथ में वो कोई ऐसी बात करेंगे और सारी 7 स्टेट्स के को केवल इंटरफियर करेंगे म्यांमार से और डाउन सी की साइड से, ये भी जो बात सोच रहे हैं इनकी सोच रह जाएगी। जो भारत के हित में होगी, जो चाणक्य ने कहा हुआ है, एग्जैक्टली वही होगा और हम किसी से कम नहीं। ये अगर कोई हमारे पे सत्ता चाल चल रहा है तो उसको इक्का हम दिखाना चाहते हैं। यूनुस और चीन की इस रणनीति के पीछे एक बड़ा मकसद है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कमजोर करना और चीन को नेपाल और भूटान के रास्ते पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच दिलाना। हालांकि भारत इस साजिश से बेखबर नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने इस तरह के खतरों को लेकर पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। I'm not very sure why Mr. Yunus made that statement in China. Firstly, he had no business to mention India. What India's northeastern states do is none of his business. If we have connectivity and how we connect them to the oceans, that is the problem with the government of India, and we are handling that. We've also got the Kaladan River project. बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी बांग्लादेश संघबाद संस्था के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी मोगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए लगभग $40 करोड़, चीन औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए $35 करोड़ और तकनीकी सहायता के रूप में $15 करोड़ देने की योजना बनाई है। शायद बांग्लादेश ये भूल गया है कि जिस चीन की गोद में बैठकर वो भारत के खिलाफ साजिश के सपने देख रहा है, वो भारत किसी भी पल बांग्लादेश जैसे देशों के इरादे ध्वस्त कर सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही की मांग को लेकर दंगे भड़क उठे हैं। पीएम केपी ओली ने नेपाल में भड़की हिंसा को लेकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर आरोप लगाए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजशाही की मांग, नेपाल में भड़की हिंसा। काठमांडू की सड़कों पर उतरी सेना। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर हिंसा भड़काने का आरोप। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन अब हिंसक दंगों में बदल चुके हैं। राजधानी काठमांडू और कई दूसरे देशों में हुए दंगों में 2 लोगों की मौत हो गई और 110 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने
कई सरकारी इमारतों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। राजशाही की मांग करने वाले राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी इस हिंसक प्रदर्शन को हवा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हालात बिगड़ते देख नेपाल सरकार ने काठमांडू में सेना तैनात कर दी और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इन प्रदर्शनों को साजिश करार देते हुए सीधे तौर पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ओली ने संसद में बोलते हुए दावा किया कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने देश में सामाजिक अशांति फैलाने के लिए उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जिन्होंने बैंक के ऋण चुकाने से इनकार कर दिया। केपी शर्मा ओली ने कहा कि ज्ञानेंद्र शाह ने अपने घर पर अराजक तत्वों को बुलाकर एक तथाकथित कमांडर नियुक्त किया जो देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था। इन दंगों के दौरान नेपाल के तिनकुने क्षेत्र में हिंसा चरम पर पहुंच गई। बवाल करने वालों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेल निगम के डिपो को भी निशाना बना लिया। यही वजह है कि पीएम केपी ओली ने इसे आतंकी प्रदर्शन से जोड़ दिया है। ये घटनाएं राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि आतंकवादी गतिविधियां हैं, इसलिए दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग ने देश में एक बार फिर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ढकेल दिया है। प्रधानमंत्री ओली की चेतावनी और सेना की तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल में लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं? क्या नेपाल एक बार फिर राजशाही की ओर लौट रहा है? जो भी हो, लेकिन हर चुनौती का सामना नेपाल की आम जनता को एक बार फिर से करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटी है, जिसके बाद उनका पहला इंटरव्यू सामने आया है। अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, इसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 9 महीने तक स्पेस स्टेशन पर फंसने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर लौट चुकी हैं, लेकिन ये वापसी उनके लिए आसान नहीं रही। हालांकि सुनीता विलियम्स ने उसे एक चुनौती की तरह लिया। अब वो अगले मिशन पर जुट गई हैं। स्पेस स्टेशन से लौटने के बाद उनका पहला इंटरव्यू सामने आया है। उनसे भारत को लेकर सवाल पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत आखिर कैसा दिखता है। सुनीता ने कुछ ऐसा जवाब दिया। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many, many colors. I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day, highlighted of course by the Himalayas, which was just incredible as a forefront going down into India. सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं। उन्होंने भारत के स्पेस मिशन को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की तरक्की बेहद ही सराहनीय है। वहीं उन्होंने भारत आने की भी बात भी कही है। I hope, and I think for sure, I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom mission coming up. Pretty awesome. They'll have a hometown hero there of their own that will be able to talk about how wonderful the International Space Station is from his perspective. But I hope I can meet up at some point in time and we can share our experiences with as many people in India as possible, because it's a great country, another wonderful democracy that's trying to put its foot in the space countries, and we'd love to be part of that and help them along. सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर लौटी हैं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल सामान होने में अभी वक्त लगेगा। सुनीता ने बताया कि उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया है। सुनीता ने ये भी बताया कि अब वो नए मिशन की तैयारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे और लोकसभा में बीजेपी के साथ सांसद बिल के समर्थन में बोलेंगे। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में अनिवार्य रूप से रहने के लिए कहा गया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। तो आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज बिल पेश किया जाना है लोकसभा में। आपको बता दें 5 घंटे का वक्त रहेगा बीजेपी के पास जब लोकसभा में वो इस बिल के समर्थन में बोलेंगी। और बताया जा रहा है कि 7 ऐसे सांसद हैं जिन्हें मौका दिया जाएगा आज बीजेपी के द्वारा संसद में इस बिल पर बोलने के लिए। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। इस बिल के लिए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति भी सामने आ रही है और जिस तरीके से ईद के दिन भी हमने देखा था काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया जा रहा था। हालांकि इसकी सच्चाई कुछ और है, लेकिन इसको लेकर भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है। भ्रम क्या है, सच क्या है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता कमजोर होगी, ऐसा मुस्लिम पक्ष की आपत्ति इसी भ्रम पर है। कलेक्टर के पास अधिकार होने से सरकारी नियंत्रण इसमें बढ़ेगा, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। साथ ही गैर मुस्लिम सदस्यों का बोर्ड में शामिल होना गलत है क्योंकि जो प्रावधान है उसके तहत अब सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम अन्य समुदाय के लोग भी इस वक्फ बोर्ड में आएंगे और साथ ही साथ महिलाओं को भी उसमें तरजीह दी जाएगी। अभी तक महिलाएं इस बोर्ड के में कोई भी सदस्य नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं को भी जगह दी जाएगी और प्रतिनिधित्व से सशक्त होंगी महिलाएं, ऐसा प्रावधान है। जो सच्चाई है इस वक्फ बोर्ड के पीछे की, सरकार से नामित बड़े रैंक के अफसर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि नॉन मुस्लिम मेंबर से वक्फ प्रॉपर्टी का सही प्रबंधन किया जाएगा। पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, ये साफ तौर पर इस बिल का मकसद है। लेकिन इस बिल को लेकर भ्रम भी फैलाया जा रहा है और यही वजह है कि इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन 3 अप्रैल को राज्यसभा में भी ये बिल पेश करेगी सरकार। वक्फ कानून में बदलाव पर सियासी युद्ध फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। बुधवार को संसद में ये बिल पेश होगा और इससे पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर। तो सरकार ने 8 घंटे की चर्चा का समय तय कर दिया है, जबकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था। जब सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी तो विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर दिया। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर है कि जेबीसी की रिपोर्ट में भेजा गया बिल ही संसद में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। खैर, बीजेपी कह रही है कि जो भी संशोधन हो रहे हैं वो पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में है और गरीब मुसलमानों को इसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, लेकिन विपक्ष सारे दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।